मैकेनिज्म है, कम क्यों है, कि क्यों क्यों कम है? इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कोई आ रहा है, जा रहा है, बच्चों को बाहर जाना है, किसी को बुलाना है, हमने टीचर को बुला लिया। तो घर में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो ट्रेडिशनल क्लासरूम के मुकाबले कम हैं। क्योंकि घर में स्टूडेंट बैठा हुआ है, फ़ोकस है, अपने सामने चाहे उसका मोबाइल फ़ोन है, अपनी किताब है, अपना लैपटॉप है, उसमें वो कर रहा है। तो डिस्ट्रैक्शंस कम है, इसका मतलब ये है फ़ोकस ज़्यादा होगा। ऑनलाइन लर्निंग जो है वो एक इफ़ेक्टिव एज़ ट्रेडिशनल। जैसे कि वो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है, उसी तरीके से ऑनलाइन भी ये उतनी इफ़ेक्टिव है। ये रिसर्च भी कह चुका है और ये हो भी रहा है। बहुत सारे स्कूलों में अगर आपकी जहाँ पे ऑनलाइन, जैसे मैं वो नगरी की बात करूँ कि जब मैं वहाँ से आया था तो लगभग 60-70% सिलेबस हो चुका था और अब तो कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी हो रहा है। और वो बच्चे कई बार उसको कर चुके हैं, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और मैं अभी आपको बताऊँ कि ये जो नीट का जो एग्ज़ाम इस बार हुआ था और जेईई मेन का हुआ था, जो रिज़ल्ट आया ये सारा क्योंकि घर में बच्चों ने जो स्टडी की है, उनको सेल्फ स्टडी का टाइम मिला है, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सेल्फ स्टडी नॉर्मल स्कूल डेज़ में बच्चे कम कर पाते हैं, तो इसका ये भी फ़ायदा है। लगभग 7 मिलियन से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट बढ़ रहा है आगे। और ऑनलाइन जो लर्निंग है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इसमें कम पैसा यानी खर्च होता है, बहुत ही कम होता है। वैसे तो बहुत सारे कॉलेजेज़ जो प्राइवेट कॉलेजेज़ हैं, वो ले रहे हैं, लेकिन इतनी इसमें कॉस्ट नहीं है, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। अब आप यही देखिए कि हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। अब इस मीटिंग में अगर हम यानी कहीं पे कर रहे होते तो जाते हम लोग स्कूल में जाते या इधर-उधर जाते, कहीं किसी वेन्यू में जाते। तो ये अगर हम कर रहे हैं तो इसका यानी हमको फ़ायदा हो रहा है कि हमको कहीं जाना पड़ा नहीं पड़ा, स्टेशनरी की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्लासरूम को स्पेस की ज़रूरत नहीं है, डेस्क साफ़ नहीं करने, वहाँ पे चेयर को नहीं लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं करना। और रेट ऑफ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, ये बहुत बढ़ रहा है। लगभग 2.5 टाइम्स बढ़ रहा है, जैसे कि हमारी जो इन्फ्लेशन है, जो हमारी मुद्रास्फीति है, इससे ज़्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों की जो एजुकेशन की कॉस्ट है, वो बहुत बढ़ चुकी है, फीस बहुत हो चुकी है। आप जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या जो कॉलेजेस में कर रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी भी कुछ कॉलेजेस ने अपनी फीस को केवल थोड़ा-सा नॉमिनल कम किया, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन उतनी कॉस्ट नहीं है उसकी ऑनलाइन की। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स बन रहे हैं। तो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन जो एजुकेशन है, वो इसमें हमको हेल्प करेगी। आप यहाँ तो पे थोड़ा-सा ये दूसरी स्लाइड में जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो आरती, हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कि टाइम हमारे पास है, हम अपने कन्वीनिएंटली अपने टाइम पे ले सकते हैं। आप इवनिंग में ले सकते हैं, आप बच्चों को मतलब उनके टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। कई लोग जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, वो शाम को रात को 7:30 बजे 8 बजे भी क्लास लेते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पेरेंट्स नहीं रहते होंगे, मोबाइल नहीं रहते होंगे। तो वो चीज़ें हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, कोई आपने वीडियो भेज दिया, ऑडियो फाइल भेज दी, तो वो 24/7 उसको देख सकता है, कर सकता है। लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं से भी कोई कर सकता है, चाहे कोई यानी किसी अपने गांव से कर रहा है, अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ से भी कर सकता है। जीरो कम्यूटिंग, कहीं जाना आना नहीं है, आराम से यानी आप अपने घर पे बैठे कर सकते हो। टाइम को सेव करता है, एनर्जी को करता है, मनी को सेव करता है। बच्चों का बहुत टाइम इसमें बचता है अगर हम इसको अच्छी तरह से करते हैं। सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ मोटिवेशन होता है ऑनलाइन में। एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे टीचर को कमांड करने की जरूरत नहीं है, सीधे बैठ जाओ, ये करो वो करो। एक अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन बच्चा सीखता है, अपने आप मोटिवेट होता है। उसको टीचर्स कुछ गाइड करते हैं तो उन बातों को सुनता है। मल्टीमीडिया का यूज़ होता है इसमें, कंटेंट जो है वो मल्टीमीडिया से मिल सकता है। प्रेजेंटेशन जो बहुत सारी उसको मिलती हैं, यूट्यूब देख सकता है, आपके चैनल देख सकता है। वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं उसके पास कि कहीं से भी वो कर सकता है, नेट से देख सकता है, कोई बुक डाउनलोड कर सकता है, किसी और यानी एजुकेशनल साइट पे जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं डिस्कस सर करना हाँ। सर मैं दो बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें तो। बोलिए। जी, सबसे पहली बात तो मैं ये सर कह रहा हूँ कि ये जो चुनौती थी हमारे लिए, तो ये अवसर के रूप में हम लोगों ने लिया है, ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के माध्यम से। तो इससे जो एक हमारा जो कल्चर है कि पिता और पुत्र में जनरेशन गैपिंग होती है, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण और गैपिंग बढ़ रही थी। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेंगे तो हमारी जनरेशन की जो गैपिंग है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा, तो वो अब कम होगा, नंबर 1।
दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, जो शिक्षा नीति में कहा जाता है कि सर्वव्यापी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो वो सरकार कितना भी प्रयास कर ले नहीं संभव हो पाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो संभव है। हम दूरस्थ कहीं भी ये पहुंचा सकते हैं, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं और सस्ती शिक्षा दे सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से अब संभव हो पा रहा है। शायद ऐसी महामारी न आती तो हम इस छलांग को इतने जल्दी न लगा पाते। जी, थैंक यू सर। वेरी बहुत अच्छी बात कही सर ने कि ये जो कोरोना है इसको हमने यानी विपदा को एक उसमें हमने बदल दिया, एक यानी इसको स्ट्रेंथ के रूप में हम यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत सही चीज़ है कि एक तो बच्चों को, अब बच्चों के पेरेंट्स जो हैं जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से दूर थे, अब उनको भी मालूम हो गया कि ऑनलाइन, अभी आप गांव में किसी से बात करो तो वो बता देंगे कि आजकल बच्चे मोबाइल पे ये कर रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। अगर इतना ही बोल रहे हैं कि मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि मोबाइल पे भी पढ़ने की बात होगी, काम करने की बात होगी। तो ये जो एक डिजिटल गैप है, ये डिजिटल गैप कम हो रहा है क्योंकि इसको यूज किया जा रहा है। और जो जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको कि एक्सप्लोर किया जा रहा है। सरकार नहीं कर सकती हर चीज को, लेकिन ये चीज हमको दे रही है, तो इसका ये फायदा है। कुछ ऑनलाइन के प्रिकॉशंस हैं, ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे कि ऑनलाइन बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन कुछ उसके प्रिकॉशंस भी हैं। जैसे उसमें बुलिंग होती है, ट्रोलिंग होती है, स्टॉकिंग होती है, ये सारे ऑनलाइन में होते हैं, इनसे बचना है। एक्सप्लोरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल वो यानी एक्सेस कर रहा है, जैसे वो कुछ ऐसी पोस्ट कर रहा है, कुछ यानी गलत पोस्टिंग हो रही है, गलत पोस्ट को फॉरवर्ड करता है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, कुछ सेंसर्ड कंटेंट है, उनको वो एक्सेस करते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं। कि इस चीज़ पे मैं अपने टीचर्स के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि आप इन चीज़ों पे भी ध्यान रखेंगे कि क्या बच्चे इन चीज़ों की तरफ तो नहीं जा रहे। अगर कहीं है तो उसको चेक करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। एडिक्शन तो नहीं हो रहा क्या? कभी बच्चे पता चला कि पढ़ाई करने के बहाने वो और ही चीज़ों को यानी एक्सेस कर रहे हैं और एडिक्ट भी होते हैं। तो कई बार ये भी हम मानते हैं कि अगर टोटल एकदम ऑनलाइन यानी स्क्रीन के सामने ही अगर आप बैठे रहेंगे तो उसका एडिक्शन भी हो सकता है, डिजास्ट्रस भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अभी मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन कम है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है अगर हम कंप्लीटली इसमें डिपेंडेंट रहें। ऑनलाइन में फैटिग होती है बहुत ज़्यादा, यानी थकावट लगती है। आप देखते हैं कि जब आप कंप्यूटर पे या सिस्टम पे कोई काम करते हैं, थेफ्ट के केसेस होते हैं, हैकिंग होता है, वायरस के अटैक्स होते हैं, स्पैम और बहुत सारी चीज़ें, चीटिंग होती हैं, एडवर्टाइजिंग आते हैं बीच में। आपने देखा होगा कि जब कोई चैनल चल रहा होता है उसमें बीच में एडवर्टाइजिंग भी आती है, तो उससे भी टाइम वेस्ट होता है। और ये हमारे जो अटेंशन है, जो हमारा नेचुरल अटेंशन है, उसको भी इम्पैक्ट करता है ऑनलाइन का। डिप्रेशन और लोनलीनेस भी बढ़ते हैं अगर सोसाइटी में हम अपने पेरेंट्स को नहीं मिल रहे हैं, बच्चों के साथ और खेल नहीं रहे हैं, तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रिकॉशंस हैं, बट ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती है अगर हम थोड़ा सा विजिलेंट हैं। उसके बाद एक ये जो रेजिलियंस की बात है, जो हम रेजिलियंस की बात कर रहे थे, तो इस रेजिलियंस पे अब हम आएंगे कि ये इन चीज़ों पे हमको काम करना है कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी अपनी ताकत क्या है, एंड हाउ डू आई परफॉर्म, मैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने आप को कैसे अब उन कामों को करूं। व्हाट आर माई वैल्यूज, मेरी वैल्यूज क्या है। तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी परफॉर्मेंस की जो मेथोडोलॉजी है और अपनी वैल्यूज है, इनमें एक बैलेंस आपको बनाना जरूरी है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हो, अपनी परफॉर्मेंस को आप यानी इसके साथ मैच करते हो और अपनी वैल्यूज पे रहते हो, तो ये बहुत एक स्ट्रेंथ आपकी बन जाती है। तो ये भी मैं मेरे तरफ से एक रेजिलियंस का एक फॉर्मूला है कि रिकॉग्नाइज योर ओन स्ट्रेंथ, परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी एंड स्टिक टू योर वैल्यूज। आपकी जो वैल्यूज हैं उन पे रहे। अगर आपने, आपकी कोई वैल्यू है कि ठीक है मुझे यानी अपने इस टाइम पे ये काम करना है, या मुझे इस टीचर को ये इस तरीके से काम करवाना है, तो आप अपनी वैल्यूज में रहिए। या मुझे इस प्रेशर में नहीं आना है, अगर माना फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा कि स्कूलों में कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनके प्रेशर होते हैं कि मैं यानी इम्पार्शियल होके मुझे काम करना है, मुझे इस प्रेशर में नहीं आना है, या मुझे पर्सनल होके कोई चीज़ों को नहीं देखना है। तो उन चीज़ों को स्कूल के बेनिफिट में देखना है, पर्सनल नहीं, किसी यानी ग्रुप के को की कलेक्टिव बेनिफिट के उसमें देखना है, इंडिविजुअल के नहीं। तो उन वैल्यूज पे अगर आप काम करेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग अपने आप को पाएंगे। अब बात आती है कि डेवलप रेजिलियंस। रेजिलियंस इसलिए जरूरी है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेजिलियंस मोर यानी मोर देन एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये तीनों चीजों को आप एक साथ कर लो, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, तीनों चीजों से ज्यादा काम करता है रेजिलियंस। आपका रेजिलियंस, एक पर्सन की जो रेजिलियंस होती है उसकी सक्सेस को डिटरमिन करने के लिए इन तीनों चीजों से ज्यादा जरूरत है रेजिलियंस की, कि उसको
अपने काम में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी तो उसकी रेजिलियंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर रेजिलियंस जो है एक बड़ा वाइड टर्म है, इसको हम केवल ये ना लें कि हम ओके जोन में हैं। रेजिलियंस एक बहुत वाइड टर्म है, इसको स्टडी करने के लिए काफ़ी आपको टाइम चाहिए, बहुत सारी बुक्स भी इसमें लिखी गई हैं। अब मैं बात करता हूँ एनर्जी की। अगर हम साइंस की बात करें, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, कि कैपेसिटी टू वर्क, काम करने की जो यानी वह एनर्जी है। एनर्जी की अगर डेफिनेशन है कि कैपेसिटी टू वर्क, लेकिन अब कैपेसिटी टू वर्क क्या है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी, 4 एनर्जी हैं। मैं अब फिर रेजिलियंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि एक बॉडी जो हमारी है, बॉडी की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, माइंड की है और स्पिरिट की है। ये 4 एनर्जी हैं। अगर कभी भी कोई भी एनर्जी हमारे अंदर कम रहेगी तो हमारा रेजिलियंस हिट होगा। तो आपको इन चारों एनर्जी को बरकरार रखना है। एनर्जी कैन बी रिन्यूड बाय स्पेसिफिक रिचुअल्स। एनर्जी को रिन्यू, देखो एनर्जी ड्रेन होगी आपकी, सबकी होगी, सर्कुलर्स हैं, डेडलाइंस हैं और यानी थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, एनर्जी आपकी ड्रेन होगी। लेकिन उसको कैसे रिन्यू करना है, कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर हैं, रिचुअल्स हैं, उनको हमको फॉलो करना है। उन रिचुअल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। टेक ब्रीफ ब्रेक्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। बीच बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है। और ये जो एक टर्म यहाँ पे लिया है, अल्ट्राडियन, अल्ट्राडियन रिदम। ये अल्ट्राडियन रिदम क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ स्पैन ऑफ टाइम, यानी 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे का एक टाइम होता है, जो कि हमारी बॉडी का एक अल्ट्राडियन रिदम है। यानी वी कैन वर्क कंफर्टेबली फॉर 1.5 या 2 आवर्स तक हम काम कर सकते हैं। इससे ज्यादा जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो फिर हमारा एक नेगेटिव को ड्रेन करता है, तो हमको इसको फॉलो करना है। अल्ट्राडियन रिदम जो हमारी बॉडी की है, 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स का जो है, इसमें हम वर्क करें। और जहां यहाँ इसको अगर हम आगे करेंगे तो फिर बॉडी हिट करेगी, आपकी रेजिलियंस हिट करेगी, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा है कि इग्नोरिंग अल्ट्राडियन रिदम रिजल्ट्स डिप इन एनर्जी एंड रिजर्वायर गेट्स बर्न। हमारी जो एनर्जी की जो रिजर्वायर है, जो स्टोरेज है, वो बर्न होना शुरू हो जाता है अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक किस्म से हमारी, अगर किसी व्यक्ति के अंदर रेजिलियंस की कमी होती है, कंफर्ट जोन में नहीं रहता, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यार वो लगातार लगा हुआ है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स भी 3-3 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं, उससे क्या है कि लर्निंग नहीं होगी, बॉडी बर्नआउट ज्यादा होगा। तो ये भी एक प्रैक्टिस हम करें, वन ऑफ द प्रैक्टिसेस है, ऐसा नहीं है कि केवल यही है। उसके बाद है स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन एक्टिविटी। जैसे मैं पहले भी बोल रहा था कि एक्टिविटीज ओरिएंटेड हम बने, बजाय की थ्योरी के एक्टिविटीज ओरिएंटेड बने। डेवलप योर नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना हमारा नॉलेज और कॉम्पिटेंस रहेगा, उतनी हमारी बॉडी की रेजिलियंस। ग्रेजुअली कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन है, इससे कंपटीशन है, उससे कंपटीशन नहीं। कंटिन्यूअस अपने बॉडी, अपने नॉलेज को, अपनी कॉम्पिटेंस को, अपनी एबिलिटीज को, चाहे वो स्पोकन है, कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, उसको आप डेवलप करते रहिए, क्योंकि वो आपकी रेजिलियंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा उसको। टेक स्मॉल मील्स, स्नैक्स एवरी 2-3 आवर्स। बीच बीच में हम कुछ ना कुछ लेते रहें, खाते रहें कुछ। इससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, इससे रेजिलियंस को पावर मिलती है। कि बीच बीच में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदाउट ब्रेकफास्ट चले जाते हैं और 11 बजे तक, 12 बजे तक वो नहीं खा पाते हैं कहीं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उससे भी उनका मैकेनिज्म जो है, बॉडी का मैकेनिज्म, वो वीक होता है और वो कहीं ना कहीं वो रेजिलियंस को हिट करता है। ये चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसमें आऊंगा। ये जो है नेक्स्ट वाली स्लाइड है कि आयरन आउट डिफरेंसेस एंड चूज ट्रांसपेरेंसी ओवर सीक्रेसी। जो डिफरेंसेस हमारे हैं अपने साथियों के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ, उनको आयरन आउट करो, थोड़ा फिनिश करो, पैसेस करो पैचअप करने की। जैसे अभी वो आशा मैडम से बात हो रही थी कि उन्होंने उनको लिफ्ट दिया और ठीक हो गया, वो जो उसके दिमाग में था, वो बोल रही थी कि आप तो ऐसे नहीं थे। तो डिफरेंसेस को जितने जल्दी हो सके उतना पैचअप कर लो, उनको आयरन आउट कर लो, रिमूव करो, और ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा रिलाई करो। रिलाई ऑन ट्रांसपेरेंसी देन सीक्रेसी। हम लोग क्या है, सीक्रेसी के ऊपर ज्यादा करते हैं। हम ट्रांसपेरेंट अगर होते हैं तो ज्यादा ठीक है, लेट अस बी ट्रांसपेरेंट देन सीक्रेट। सीक्रेट जब हम होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हमारी रेजिलियंस को हिट करता है, क्योंकि हम कुछ चीज को सेव करने की कोशिश करते हैं। बी ट्रांसपेरेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिलाइज ऑन कॉपरेशन नॉट कॉम्पिटिशन। ये एक बहुत बड़ी चीज है। हम लोग क्या है कि कंपटीशन की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ कंपटीशन, कॉपरेशन हमारा कम होता जाता है।
जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट हिस्ट्री कहती है कि जब भी ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, जब भी किसी स्कूल का डेवलपमेंट होगा, वो कॉपरेशन से होगा, कंपटीशन से नहीं। आज आपने देखा होगा कि हमारे बीच में कंपटीशन हो गया, इस स्कूल का इतना, इस स्कूल के इतने बच्चे, इस स्कूल का इतना। संगीता मैडम जानती है कि जब आरपीवी में मतलब किसी का कुछ हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, तो दूसरे का स्ट्रेस बढ़ जाता है। किसी के 2 बच्चे आईआईटी निकल गए, 3 बच्चे मेडिकल में निकल गए, तो ये एक कंपटीशन है। जबकि एक कॉपरेशन होना चाहिए कि हाँ ठीक है भाई, वेरी गुड, अच्छा है, हम भी कोशिश करें, आप हमको टेक्निक बताओ। तो लेट अस बी इन कोऑपरेटिव मूड रादर देन इन कॉम्पिटिटिव मूड। और फिर चेंज की बात है कि चेंज इज ए वे ऑफ लाइफ। चेंज लाइफ का एक पैटर्न है, हमेशा होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा। एंड दोज हु लुक ओनली टू द पास्ट और द प्रेजेंट, उनका फिर फ्यूचर जो है ना वो मिस करेंगे। अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट जो है और पास्ट जो है, पास्ट बहुत बढ़िया था हमारा, प्रेजेंट भी ठीक चल रहा है, तो हम फ्यूचर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारा फ्यूचर जो है अनसर्टेन रहेगा। क्यों अनसर्टेन रहेगा? कि बिकॉज द चेंजेस विल कम, चेंज आएंगे यहाँ पे। इसलिए यह है कि हम चेंज को एक्सेप्ट करें। पास्ट और फ्यूचर में जो हुआ, पास्ट में जो बहुत बढ़िया, फ्यूचर में जो होगा बहुत बढ़िया, प्रेजेंट में जो है हम कर रहे हैं। यानी हम चेंज को अवॉइड ना करें, चेंज को फेस करें। अब चेंज अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं, चैलेंजिंग हो सकते हैं, कैसे भी होते हैं। हमें हर चेंज को एक्सेप्ट करने की एक यानी नॉलेज होनी चाहिए, एक हमारे अंदर रेजिलियंस होनी चाहिए। और जो हम लोग हैं, एचओएस हैं, उनको तो चेंज लीडर ही कहा जाता है कि हम ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या हैं, दे आर द चेंज लीडर एक्चुअली। तो इसीलिए उनका रेजिलियंस जो है वो ज़्यादा हो रहता है। यहाँ पे रेजिलियंस कैरीज अस थ्रू टफ टाइम। रेजिलियंस जो हमारा है, जो ओके जोन है, जो हमारी कंफर्टेबल जोन है, जो हमें अपनी बॉडी के साथ काम किया है, वो हमको जब टफ टाइम होता है उस समय वो हमको सेल करती है, ले जाती है, यानी आगे बढ़ाती है। और अदरवाइज हम वहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं, वहाँ पे हम ब्रेक हो जाते हैं। तो हम ब्रेक नहीं हो, रेजिलियंस हमको आगे बढ़ाती है। एक्सेप्ट हार्श रियलिटीज, जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनको एक्सेप्ट करके उनको फेस करो, ठीक है। फाइंड जो इनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, और उसके बाद उनको फेस करो, ठीक है। और जो उनके 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 साथ ग्रॉपल करना है, उनके किस तरीके से उनको इम्प्रूव करना है, इसकी चीज़ें करो। ये नहीं कि हमने चेंज आ गया तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ले लिया, अपनी बॉडी को हमने यानी थोड़ा सा ट्रबल में डाल दिया, स्ट्रेस में डाल दिया। उसको फेस करना है। उसके बाद है डेवलप। ये सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैंने बेसिकली इस अपने प्रेजेंटेशन को आपको इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि एक होता है हमारा इंडिविजुअल रेजिलियंस, और मैं एससीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस, हमारा जो स्कूल का रेजिलियंस है उसमें हम बात करें। डिपार्टमेंट का रेजिलियंस, स्कूल का रेजिलियंस, ऑर्गेनाइजेशन का रेजिलियंस, ये होना चाहिए। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये जो मॉर्गन स्टैनले है, ये एक बहुत बड़ा फेमस बैंकर है, यानी यूएस का बहुत बड़ा फेमस बैंकर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर। इसके लगभग यानी 2700 एम्प्लॉइज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम कर रहे थे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे न्यूयॉर्क में अटैक किया गया था। तो लार्जेस्ट टेनेंट था ये वहां पे, टेनेंट यानी इसके 2700 एम्प्लॉय वहां पे थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ओके। और ये काम कर रहे थे वहां पे लगभग यानी जो साउथ टावर था, 2 टावर थे, एक नॉर्थ टावर था, एक साउथ टावर था। नॉर्थ टावर को पहले प्लेन ने हिट किया था, साउथ टावर को दूसरे प्लेन ने हिट किया। साउथ टावर में मॉर्गन स्टैनले बैंक के 2700 एम्प्लॉय काम कर रहे थे, और वो 22 फ्लोर में काम कर रहे थे, 22 डिफरेंट फ्लोर्स में काम कर रहे थे। और ये फ्लोर थे फ्रॉम 43rd टू 74th, यानी 43वें तलवे से लेके और 74 तक ये थे। और 22 डिफरेंट फ्लोर में 2700 लोग काम कर रहे थे। सिचुएशन ये थी। 11 सितंबर 2001 को पहले प्लेन ने हिट किया नॉर्थ टावर को। द फर्स्ट प्लेन हिट द नॉर्थ टावर एट 8:46 AM। 8:46 पे पहले प्लेन ने नॉर्थ टावर को हिट किया 11 सितंबर को, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। उसके बाद सेकेंड प्लेन ने दूसरे टावर को हिट किया, और ये किया 15 मिनट के बाद, यानी 9:01 पे 15 मिनट के बाद दूसरे प्लेन ने हिट किया साउथ टावर को, जहां पे ये मॉर्गन स्टैनले के 2700 एम्प्लॉय थे। अब आप ये देखिए कि बाय द टाइम मॉर्गन स्टैनले ऑफिसेस वर लार्जली एम्प्टी, जब तक ये 15 मिनट के डिफरेंस में मॉर्गन स्टैनले के 2700 एम्प्लॉय लगभग वैकेट कर चुके थे साउथ टावर को। ऑलमोस्ट
इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। उन्होंने लैडर्स यूज किया, लिफ्ट यूज किया, क्या यूज किया, 22 डिफरेंट फ्लोर्स में थे, और उन्होंने पूरी बिल्डिंग को यानी वैकेट कर दिया। और कंपनी के, ठीक है, नुकसान हुआ, 7 एम्प्लॉइज कुड नॉट सर्वाइव, अदरवाइज जो बाकी थे रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ये सर्वाइव किए। क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि क्या था, व्हाट वर्कड, किस चीज ने काम किया। मेरा आंसर ये है कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस थी, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रिपेयर्डनेस थी, इनकी जो अपना जो इन्होंने होमवर्क पहले कर रखा था उसने काम किया। तो ये लगभग ऑलमोस्ट पूरी यानी एम्प्लॉय बच गए। जो 7 अनलकी पीपल थे वो रह गए किसी तरीके से। नहीं तो आप समझ सकते थे कि 27 जो पूरे सेकंड टावर को हिट किया गया, बहुत बुरी तरह से हिट किया गया। तो ये सारी चीजें हैं कि जो काम करती हैं। तो रेजिलियंस को हमको इस तरीके से हिट करना है, यानी इस तरीके से डेवलप करना है कि हमको कोई हिट ना कर सके। ये तो ये है। और एक ये जो अभी स्लाइड है, ये मैंने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक ड्राफ्ट बनाया है। ये आपके लिए, अगर आप कभी बोलोगे तो शेयर, ये मेरी टेबल के ऊपर है। मैं हमेशा अपनी टेबल के ऊपर कुछ नई चीज रखता हूँ। आरपीवी में संगीता मैडम ने देखा था, वो डिफरेंट था, आप लोगों ने भी देखा होगा। नाउ इट इज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंप्लीट एक पैकेज है, एक किस्म से सोल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आज बात की है, उनको हमको डेवलप करना है बच्चों के ऊपर, चाहे वो लैंग्वेज के ऊपर है, चाहे वो यानी हमारी रेजिलियंस के ऊपर है, चाहे मोटिवेशन के ऊपर, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत अच्छा ड्राफ्ट है, बहुत फाइन ड्राफ्ट है। इसके ऊपर अभी लोगों ने काम करना शुरू किया है, लेकिन बहुत लंबा जाना है और काफ़ी इससे उम्मीदें हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो ये अभी जो सर्कुलर का स्ट्रेस और डेडलाइन का स्ट्रेस, हो सकता है इसमें कुछ यानी हो, इसमें वर्टिकल मोबिलिटी की बात हुई है, इसमें जो आप ये टर्म्स सारे पढ़ेंगे, ये सारे एक्चुअली कोर थिंग्स हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। इनको जब आप स्टडी करेंगे तो ये लगेगा कि अब हाँ, हो सकता है कि अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारी जो आज की जो कंडीशन है वो नहीं रहेगी। वी विल बी इंजॉइंग एजुकेशन, हम अपने एजुकेशन को इंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं। और अब इसके बाद यानी इट इज ऑलमोस्ट 12:10 होने जा रहा है, तो थोड़ा सा हम शेयरिंग करेंगे। मेरी अपनी जो प्रेजेंटेशन थी, जो स्लाइड थी, वो मैंने अपने आप को यानी यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको हरीडली किया, थोड़ा सा टाइम आपका भी बचाना है, मुझे आपके लंच का भी ध्यान है और अपना भी। तो मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट की हर यानी हमारा साथी जो है वो शेयरिंग करेगा, क्योंकि कुछ हम इसकी गूगल शीट भी डेवलप करेंगे, कुछ यानी आपके पास भेजेंगे, वो तो कल तक आपके पास आ जाएगा। लेकिन जो आज के सेशन में जो कुछ शेयरिंग है, आपकी अपनी शेयरिंग हो सकती है, इन स्लाइड के ऊपर शेयरिंग हो सकती है, इनके अलावा शेयरिंग हो सकती है, तो वो आप लोग करेंगे। तो अब ओपन फॉर ऑल हम शुरू करते हैं। मैं अपने आप को यहाँ से यानी इसको डिलिंक कर दिया मैंने। तो अब ये शेयरिंग नहीं इसकी वो करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग एक एक करके थोड़ा सा इसको यानी स्टार्ट करें बोलना। चलिए जी। हाँ, हरद्वारी लाल जी। सर बीके आर्य सर। बीके आर्य जी। बीके आर्य जी बताइए, शेयर क्या कैसा लगा? आप आज का कुछ बताइए, कुछ बात कीजिए। म्यूट नहीं, अनम्यूट करो सर अपने आप को। अनम्यूट नहीं कर पाते। नीचे 3 गोले बने हैं, एक सबसे पहले म्यूट का होगा तो उसको क्लिक करो। नहीं कर पाता, पता नहीं क्या दिक्कत है। नहीं, नीचे आप कर्सर को लाइए, नीचे तीन तीन गोले हैं, 3 सर्किल है, उसमें से सबसे बाएं वाला जो है उसमें माइक बना हुआ है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। लेकिन आवाज तो आ रही है आपकी। चलिए पता तब नहीं तक। हाँ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने को। नहीं, अनम्यूट किसको करना है? आपकी तो आवाज सुनाई दे रही है हमको। नहीं मेरी नहीं सर, बीके आर्य सर। अच्छा, बीके आर्य सर की। चलिए तब तक आप ही बोलिए। हाँ सर, मैं भी एक शेयरिंग चाहूंगा। वो एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ, हम लोग जैसे मेंटोर हैं तो हम लोगों को भी एकदम से बहुत सारी सूचनाएं एचओएस के साथ और जो हमारे टीडीसी हैं उनके साथ शेयर करना पड़ता है। और कभी कभी इतनी इमरजेंसी होती है कि हम लोग भी जो है ना हालचाल लेना भूल जाते हैं। तो
कोविड-19 के दौरान हमारे जो धर्मवीर सर हैं, उनके स्कूल के जो टीडीसी हैं, उनका नाम है क्या कहते हैं, पांडे सर हैं एक, तो उनके साथ मैं रात को एक इमरजेंसी शेयरिंग कर रहा था, जो डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन पूछी गई थी उसको ले रहा था। तो मैंने सीधा जैसे बिना उनके हालचाल जाने हुए सीधा